तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले बताया कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें केवल 3 चीज़ पर फोकस करना है। फर्स्ट हु, दूसरा हाउ एंड तीसरा व्हाई। इन 3 बातों को अगर तुम ध्यान से समझ लिए तो इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, तुम उसका जवाब इजीली दे सकते हो। ये जो वीडियो है उसे मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए पूरे रिसर्च के साथ बनाया है। 10 मिनट में पूरा चैप्टर तुम्हारे समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए पूरे वीडियो को 10 मिनट तक बिना ब्रेक लिए हुए आराम से देखो, ध्यान से समझो और तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना ये पहला इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके बाद भारत में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक बिल्कुल अलग स्थिति पैदा हो गया था। इसमें हम लोग बात करेंगे अगर पहले आर्थिक कठिनाई के बारे में, तो यहाँ पर रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण टैक्स में वृद्धि हुई और जो सीमा शुल्क था टैक्स, उसको बढ़ा दिया गया। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। अकाल और महामारी 1918 से 21 के दौरान फसलें खराब हो गई और इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। इन सब बातों से भारत के लोगों में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी। उसी समय जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह करने का फैसला किया। उनका जो सत्याग्रह का मुख्य आधार था वो सत्य और शक्ति ही उनका अहिंसा था। सत्य की शक्ति और अहिंसा, ध्यान रखना। उनका जो सत्याग्रह में 2 ही चीज है, सत्य का आग्रह और आग्रह कैसा, तो बिना अहिंसा किए हुए, ठीक है। उन्होंने शुरुआती आंदोलन चंपारण में 1917 में किया, जिसमें दमनकारी जो नील की खेती की व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तुम सब जानते ही हो कि चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। तो गांधी जी कहाँ के, गुजरात के। पहला आंदोलन कहाँ पर, बिहार में 1917 में। उसके बाद उन्होंने दूसरा आंदोलन खेरा आंदोलन किया था, वो भी 1917 में ही हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में। फसल खराब होने के कारण लगान माफी के लिए उनका कहना था कि अगर किसी किसान का फसल खराब हो जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उस टैक्स को माफ कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में किया था 1918 ईस्वी में। कब किया था, 1918 ईस्वी में। कहाँ पर, गुजरात। किस लिए, सूती मिल मजदूरों के समर्थन में। जो वहां पर मिल मजदूर थे, वर्कर थे, उनके समर्थन में, ठीक है। तो 3 चीज यहाँ पे याद रखना है। 1917 चंपारण नील आंदोलन, 1917 खेरा फसल खराब होने के लिए किसानों के लिए आंदोलन, और 1918 अहमदाबाद गुजरात में मिल मजदूरों के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट जो है भारतीय लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक कानून था। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना, या राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके लिए ये समझो एक प्रकार से काला कानून था। क्यों, क्योंकि रॉलेट एक्ट में एक बातें थी कि किसी भी राजनीतिक कैदियों के ऊपर बिना मुकदमा चलाए हुए उसे 2 साल तक कैद में रखा जा सकता है। इसके तुरंत बाद जलियांवाला बाग का घटना हुआ। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्वक जो है सो कार्यक्रम चल रहा था। बैसाखी का कार्यक्रम बोलो या उसी में कुछ देश की आज़ादी की बातें चल रही थी, तो वो भी चल रहा होगा। उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और काफी सारे लोग उसमें मारे गए।
जिसके बाद गांधी जी को लगा कि नहीं, ये बहुत ही गलत ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए उन्होंने जलियांवाला बाग घटना के बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, यदि हम लोग उनका सहयोग करना बंद कर दें तो कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और हम लोगों को स्वराज आ जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और भी ज़्यादा बल मिले, इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर के खिलाफत मुद्दे का समर्थन किया। ये आंदोलन पूरे भारत में, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये पूरे भारत में बहुत ही जोर शोर से लड़ा गया। इसमें अगर देखें तो शहरों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, गांव में तो लोग विदेशी कपड़ा पहनते नहीं थे, जो अपना देसी कपड़ा वही पहनता था, लेकिन शहरों में लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। जो हमारे स्टूडेंट लोग थे वो सरकारी स्कूल छोड़ दिए। गांव में बाबा रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में, वो अवध के क्षेत्र के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश अवध के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि किसान से काफ़ी बेगार काम करवाया जाता था। बेगार समझते हो क्या होता था? बेगार यानी कि काम के बदले उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करना। तो इसके लिए बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आदिवासी गुड्डेम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पश्चिम में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में काफ़ी बड़ी जो है हिंसक तरीके अपनाए गए थे। 1922 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक बहुत ही भयावह हिंसक घटना हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद नंबर आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था कि देखो, जो ऊपर वाला हम कानून पढ़े थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें क्या था कि हम असहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या था कि हम आपके कानून को नहीं मानते हैं, हम आपके कानून को तोड़ेंगे, हम मानते ही नहीं हैं। एक्चुअली गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, जो उस समय भारत का वायसराय था इरविन, उसको 11 मांगे भेजी। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने इस आंदोलन का शुरुआत किया। उन्होंने सबसे पहले साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम था, वहां से उन्होंने दांडी तक का 240 मील की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। अब उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? तो नमक इसलिए चुना गया कि नमक एक ऐसा चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के घरों में यूज होता है। नमक के साथ हम सभी है कि नहीं है? कोई घर ऐसा है जिसमें नमक यूज नहीं होता? इसीलिए उन्होंने नमक को ही पकड़ा कि भाई जो अमीर है वो भी साथ देगा और जो गरीब है वो भी साथ देगा। तो इस तरह से उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो नमक कानून तोड़ दिया, ऐसे तो अगर हम इसकी बातें नहीं मानेंगे तो और भी कानून को तोड़ते चले जाएगा, पूरे देश में हंगामा होगा। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, गांधी जी के साथ एक समझौता किया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में जब समझौता हुआ, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होने के बाद ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे लोगों में ये लगने लगा कि संपूर्ण भारत जो है वो अपना है। केवल आंदोलन और संघर्ष से नेशनलिज्म का विकास हुआ ऐसी बात नहीं है। इसमें
सांस्कृतिक जो अपना कल्चरल भाव था उसको भी जगाना पड़ा। भारत माता की जो तस्वीर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हो, वही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक सन्यासी के रूप में चित्रित किया था। इसमें कई सारे लोक कथाएं को भी शामिल किया गया, जो वो लोकगीत और अलग अलग कहानियां जो हमारे अलग अलग देश के भागों में चलता था, उस सब को भी इकट्ठा किया गया। इससे भारतीय पहचान को पुनर्जीवित किया जा सका। ठीक है, ये लगा कि भाई पूरा भारत ही अपना है। बंगाल में एक स्वदेशी झंडा बनाया गया, जिस बाद में गांधी जी द्वारा तैयार स्वराज ध्वज जो है, जिसके बीच में चरखा था, वो भी रखा गया। तो क्योंकि आंदोलन के लिए देखो, कोई भी आंदोलन करते तो एक झंडा चाहिए, अलग अलग झंडा रहेगा तो लोगों को लगेगा कि अलग अलग ग्रुप है, तो पूरे भारत के लिए एक झंडा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है, इन सब वजह से लोगों में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो है विकास हुआ। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग बात करेंगे जो दोनों में अंतर क्या है, महत्वपूर्ण अंतर, असहयोग बनाम सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों में जो अंतर था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला, जबकि सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 1934 तक चला। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसका डिमांड था स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मेथड क्या था दोनों का, तो मेथड ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रिफ्यूजल टू कॉपरेशन, मतलब सहयोग नहीं करना, बायकॉट करना। उसमें क्या था, ब्रेकिंग द कॉलोनियल लॉ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम की पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा थी खिलाफत आंदोलन की वजह से, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस वाले में मुस्लिम की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी। वायलेंस की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये चौरी चौरा कांड की वजह से बंद हो गया, और सिविल डिसोबीडियंस क्यों बंद हुआ, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक इसको बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन कर लो और